हेलो दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। जी हाँ, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर यह कार्रवाई की तैयारी चल रही है। संसद में वहाँ पर बिल पेश कर दिया गया और 5 देश निशाने पर हैं। तो बात यह है ना दोस्तों कि भाई अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है और इस बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इस बिल के मुताबिक अब भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। और वैसे एक खास बात और बताएं आपको दोस्तों, ये जो बिल है ना वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। बात कुल मिलाकर ये हो रही है कि भाई इसका जो मेन मकसद है अमेरिका का वो ये है कि रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम किया जाए ताकि रूस की जो युद्ध लड़ने की क्षमता है उसे कमजोर किया जा सके। तो ये एक तरह की चाल है। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। इधर नितिन गडकरी ने कहा कि 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं, माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थितियों पर निर्भर करता है। आपको बताइए पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर अभी काफी कुछ हलचल है और देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसान भाइयों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देश को हर साल करीब 1450 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है, जबकि हमारी उत्पादन क्षमता भी 1750 से लेकर 1800 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है। और एथेनॉल सिर्फ गन्ने से नहीं बल्कि मोलासेस, मक्का, टूटे हुए चावल, पराली और बांस से भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात बचा है, प्रदूषण भी कम हुआ और किसानों की आय बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थितियों पर निर्भर करता है। एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में मामूली अंतर आ सकता है। और E20 से गाड़ियां खराब होने की जो शिकायतें आ रही है इसका कोई प्रमाण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक बार फिर से कहा कि भाई पासपोर्ट जो है ना वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला एक डॉक्यूमेंट मात्र है। 8% से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट है। तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपडेट दिया और कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आपको बताएं वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर है, सेहत भी बिगड़ी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत ही जरूरी माना है। केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा गया। हाईकोर्ट ने ये सुनवाई एक जनहित याचिका पर की थी और इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधाएं और इलाज देने की मांग की गई है। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर है और वांगचुक का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। उनकी तबियत बिगड़ने पर आंदोलन कर रहे साथियों ने उन्हें पकड़कर थोड़ा चलवाया भी। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप, पश्चिम एशिया में हर भारतीय नाविक पर अब 24 घंटे नजर रखी जाएगी। होर्मुज में हमलों के बाद सरकार ने बड़ा प्लान किया है। होर्मुज हमलों के बाद सरकार ने हर भारतीय नाविक की निगरानी के निर्देश दिए हैं और प्रभावित हर नाविक के लिए समर्पित एक संपर्क अधिकारी और 24 घंटे समन्वय की व्यवस्था बनेगी। हर जहाज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। बड़ी खबर में आप देखिए, राहुल गांधी संसद सत्र से पहले आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और पार्टी नेताओं के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इधर मानसून सत्र से पहले सांसदों के लिए सख्त एडवाइजरी भी जारी की गई है। मानसून सत्र को लेकर लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को लेकर ये खास एडवाइजरी जारी की है और इसमें कहा गया कि संसद भवन परिसर का उपयोग किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल या अनशन के लिए न किया जाए। आपको बताएं संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारियां दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने और पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेंगे और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद करेंगे। साथ ही रेलवे में 8 नए सुधारों की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा अलग अलग रेलवे लाइनों को भी मंजूरी दी गई। यूरिया 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने आप देखिए 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को भी मंजूरी दी है। ये स्कीम 5 साल के लिए है और इसमें इंसेंटिव, प्रोत्साहन वगैरह भी दिए जाएंगे। कैबिनेट ने 1,27,500 करोड़ रुपए की लागत से सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है और इसका मकसद भारत को चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। तो कैबिनेट की मीटिंग में इस तरह से महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए। बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप के साथ भारत की साझेदारी में बेल्जियम का एक खास स्थान है। यूरोप में भारत का मजबूत साथी बनेगा बेल्जियम। रणनीतिक संवाद से साझेदारी बढ़ेगी। FTA पर भी बड़ा फोकस किया गया। बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब और कर्नाटक में वोटर लिस्ट के चल रहे SIR के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया। दिल्ली में अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs द्वारा घर घर जाकर वेरिफिकेशन का काम अब 29 जुलाई के बजाय 8 अगस्त तक चलेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग शेड्यूल तय हो गया। इधर देखिए आप, भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक। दावा किया जा रहा है कि हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट, सप्लायर की लिस्ट डार्क वेब पर डाल दी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का दावा किया है। साथ ही एक देश एक चुनाव पर समिति ने शिक्षाविदों और पद्म पुरस्कार विजेताओं से सुझाव मांगे। संशोधन पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त संसदीय समिति ने एक देश एक चुनाव पर अपना 3 दिवसीय अध्ययन पूरा कर लिया। समिति ने
ने लखनऊ में विशेषज्ञों, पद्म पुरस्कार विजेताओं और नागरिक समाज से सुझाव लिए, जिसमें संवैधानिक संशोधनों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और ताजा अपडेट ये आ रहा कि जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव की दिशा में अभी तेजी से काम हो रहा है और लक्ष्य 2029 तक पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। और ये राष्ट्र हित में एक बड़ा चुनावी सुधार है जो समय संसाधनों की बचत कर विकास को रफ्तार देगा। फिलहाल बड़ी खबर आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 लाख करोड़ की डिफेंस डील। 14 महीने में हथियारों की खरीद का पैटर्न भी बदला है। लंबी जंग की तैयारी को देखते हुए अपडेट्स हो रहे हैं। इधर युद्ध को लेकर अपडेट आप देखिए, अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाया गया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान भी रुका नहीं, ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए, अटैक किए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा कि अगर उसने बातचीत नहीं की तो अगले हफ्ते तक उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी फिर शुरू कर दी है। बात यह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव और मध्य पूर्व में युद्ध का एक बड़ा खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा एक खबर आ रही है, क्यूबा में एक बार फिर देश भर में ब्लैकआउट यानी बिजली गुल हो गई। ये बिजली कटौती 2 हफ्तों में तीसरी बार हो गई है। दरअसल हो क्या रहा कि अमेरिका द्वारा तेल पर लगाई गई पाबंदियों से इस द्वीप के ग्रिड पर दबाव बढ़ चुका है, तो क्यूबा में 2 हफ्ते में तीसरी बार पूरे ही देश में बिजली गुल हो गई। इधर नेपाल की राजनीति में भी भारी भूचाल देखा जा रहा है। नकली भूटानी शरणार्थी घोटाले में पूर्व नेपाली उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री को सजा सुनाई गई है। तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी को कोर्ट ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराया और 7 को बरी किया है। राजधानी दिल्ली में आप देखिए किस तरह से बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में समयबद्ध सेवाओं के लिए नया कानून कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब अफसरों पर जुर्माना भी लग पाएगा, सभी सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो पाएगी। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, यानी अब तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं देना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने इस तरह के विधेयक को मंजूरी दे दी है। हर काम के लिए समय दिन तय किए गए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश हैं और बोर्ड से यह पूछा कि वे सुधार के लिए अब तक क्या क्या किया। इधर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का भाई सालिग्राम गिरफ्तार किया गया। जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मारने के आरोप लगे हुए हैं। 4 आरोपियों में से 2 पकड़ में आ गए। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र के किसानों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा तोहफा दिया है। 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ हो गया है। तो महाराष्ट्र के किसान भाइयों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने किसान भाइयों पर जो बकाया 48,000 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल है उसको माफ करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा किसानों तक सस्ती बिजली पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नकली बीजों का काला कारोबार भी काफी चल रहा है। मराठवाड़ा और विदर्भ में 5,000 किसान भाइयों ने शिकायत की है। दरअसल बीज बोने के बाद फसल ही नहीं उगी, इस तरह की कई सारी कंप्लेंट आई। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, इंदौर अबू धाबी इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर अबू धाबी इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू की जा रही है। इधर बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि भाई किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को महज इसलिए हादसे को लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसे हादसे से पहले ही प्रीमियम मिल गया था। कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वही माना जाता है पॉलिसी पर जो तारीख और समय लिखा होता है। इसके अलावा हादसे से जुड़े मुआवजे के लिए उम्र को आधार कार्ड से तय करना भी गलत माना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तबादला नीति को लेकर अपडेट किया है। नई तबादला नीति लागू की गई है और संवेदनशील पदों पर 2 साल से अधिक अधिकारी नहीं रह पाएंगे। जिला स्तर के फील्ड अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति लागू की गई है। इधर बड़ी खबर, इंस्टामार्ट से अब 30 से 45 मिनट में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। एचपीसीएल के साथ ये पार्टनरशिप हुई है और बेंगलुरु से इसकी शुरुआत होगी। 10 किलो और 5 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप का ऐलान किया है और इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड एलपीजी गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च करने की जानकारी दी। इधर वनडे और टी20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से, टी20 में सुपर 10 से तय होंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला है। कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था IRCTC की नई वेबसाइट आने वाली है और इस वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है और अब इस नई सर्विस में यात्रियों को बार बार कैप्चा पढ़ने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और अब बहुत ही कम स्टेप में फास्ट चेकआउट और हर क्लास की सीट देखना भी पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया। तो भारतीय रेलवे ने रेल टिकट बुकिंग के इस नए सिस्टम को जनता के लिए लॉन्च कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है केरल को लेकर, केरलम को लेकर। केरलम की एक बात आपको बताएं दोस्तों, यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो देश में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों को दिक्कत हो रही है, ऐसी खबरें। प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक MBBS जूनियर डॉक्टर 12 से 24 घंटे की ड्यूटी के बदले महज 20,000 रुपए कमा पा रहे हैं। और वैसे आपको बताएं केरलम हर साल 7,000 से ज्यादा डॉक्टर तैयार कर रहा है, जबकि जरूरत 600 से 700 की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक सर्वे में ये बताया था कि भाई केरलम के 82% डॉक्टरों को गलत वेतन मिल रहा है और 81% डॉक्टर बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों में काम करने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि डॉक्टरों को उनकी पढ़ाई में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इधर हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम में मजबूती, इनोवेशन,